नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज जानने वाले हैं हम लोग एक रियल एस्टेट कंपनी के बारे में। बेसिकली ये कंपनी स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि रियल एस्टेट कंपनी सेक्टर में नहीं था, क्योंकि इसकी एक कंपनी है जो कि आप शायद लोन वगैरह बांटती है इंडिया बुल्स के नाम से। बाद में इसकी कंपनी जब इसके पास और भी सारा एक्सपेंसिव प्लान हुआ तो धीरे धीरे अलग अलग बिजनेस में कामकाज करती नजर आई। तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे भी काम करती नजर आई कंपनियां। तो इसकी क्या क्या पोटेंशियल्स हैं और क्या इसकी प्रोजेक्ट हैं और इसके बारे में हम नहीं जानेंगे। पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल अर्थात मैं जानने वाला हूँ स्टॉक की मार्केट की रिएक्शंस के बारे में। मैं बिजनेस किस हिसाब से करता है उसके हिसाब से तो मैं बात नहीं करूंगा, केवल जानने के प्रयास करूंगा आज की बिजनेस मॉडल क्या है इसका, जिसके बेसिस पे इसका जो स्टॉक की परफॉर्मेंस है वो लगातार एक बढ़ती नजर आती है। और जहां पे जो पब्लिक होल्डिंग थी, अर्थात शेयर होल्डिंग की बात करूं तो शेयर होल्डिंग में कंप्लीटली चला गया पब्लिक के पास। मतलब कंपनी पहले स्टार्टिंग कहां से होती है? इंडिया बुल्स से, और इंडिया बुल्स के बाद होती है 100% पब्लिक होल्डिंग्स। तो जानने के प्रयास करते हैं इस कंपनी के बारे में, तो सबसे पहले इस कंपनी के बारे में एक नजर डालते हैं कंपनी की अबाउट अस पेज पे। अबाउट अस क्या कहती है कंपनी? कंपनी कहती है और कंपनी क्या करती है, क्या क्या है उसके बारे में। तो कहती है बिल्डिंग्स, लैंडमार्क, एडिफिसिस। ये क्या है? बेसिकली इंडिया बुल्स रियल एस्टेट स्टैंड इन द एक्सेलेंट एंड द लग्जरी इन द रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2006 में बनी थी। It focused on the construction and the development of the residential, commercial and the SEZ project across major Indian method में metros. The grow its footprint internationally. It is a give wing to its global aviation's ambience. India was branched out to London a couple of years ago with some of the most Marquis project. It is a head of the upscale सेंट्रल लंदन। अर्थात उसने ये कहा कि सेंट्रल लंदन में हमारी प्रोजेक्ट थी, हेड ऑफिस थी, इसके बेसिस पे हम कामकाज करते नजर आए। बाकी आप लोग शायद समझते होंगे, नहीं समझते होंगे। चलिए, यदि नहीं समझते होंगे तो मुझे कमेंट करके बताना आप। चलते हैं अब समझते हैं इसके कंपनी के बारे में थोड़ा सा। अलग चीज, अलग बात यह है कि कंपनी की पोटेंशियल्स क्या निकल के आती है। कंपनी की लगातार चार्ट में, एक लगातार चार्ट का मतलब जो कुछ पीरियड का चार्ट है, अर्थात जो चार्ट 2022 के बाद इस साल में लगता है कि मार्केट जंप करने वाली है, अर्थात जो कि तीसरी पंचवर्षीय है गवर्नमेंट की। तो क्या लगता है, रियल एस्टेट बूस्ट करने वाली है इस साल में या अगले साल में? ऐसा मार्केट में कुछ ऐसा न्यूज चल रही है क्या, या ऐसा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है? इसी को समझने के प्रयास करेंगे इस कंपनी को ओवरव्यू लेते हुए, जहां पे हम समझने का प्रयास करते हैं कंपनी के बारे में और इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस की तरफ। तो चलते हैं सबसे पहले कंपनी की तरफ एक नज़र डालते हैं कंपनी की फंडामेंटली। कंपनी की फंडामेंटल में नज़र डालते हुए देखते हैं तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है निकल के आते हैं 50 रुपये के आसपास। इंट्रेंसिक वैल्यू इज द 0। आरओसी 13.1। आरओसी, क्योंकि मैं निगेटिव वाले पार्ट को पहले लेता हूँ और यहाँ पे काट देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आरओसी और सब गिरावट वाले। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.03, अर्थात 3 गुना है फिलहाल बुक प्राइस। फेस वैल्यू तो 2 रुपये, अर्थात याद रखने के लिए, कोई स्टॉक को समझने के लिए देखा जाए तो क्या निकल के आती है। करंट प्राइस 154, बुक वैल्यू इज 50, फेस वैल्यू इज 2 रुपये का और प्राइस टू बुक इज 3.03। इंट्रेंसिक वैल्यू कुछ है नहीं। डेट सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे रियल एस्टेट कंपनी है तो डेट सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, ज़्यादा नहीं है, 0.11 के आसपास आती है। करंट रेशियो निकल के आती है 2.06 के आसपास। और इंडस्ट्रियल के पीए की पोटेंशियल की बात करें तो 31 के आसपास, और इसका पोटेंशियल कुछ है ही नहीं। जहां तक कंपनी डिविडेंड की बात करें तो कुछ भी कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया आज तक। अब आते हैं यहाँ पे ईपीएस पे। ईपीएस निगेटिव 19.2, कंपनी की ईपीएस निगेटिव्स हैं, आरओसी आरओई निगेटिव्स हैं, पर कंपनी 154 पे ट्रेड करती नजर आती है, जो कि बुक वैल्यू के 3 गुना के आसपास कामकाज करती नजर आती है कंपनी। एक नजर डालते हैं कहां पे, यहां पे। कंपनी हैज द प्रेजेंस इन द रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स फ्रॉम अफोर्डेबल टू प्रीमियम ओवर लग्जरी स्पेस
It mainly located in the focus on the constructions and developments of residential, commercial, and SEZ project across the India metro cities. Geographically, the company's strategic focus in the key market of the MMR and NCR, अर्थात मुझे लगता है MMR का मतलब होता है शायद मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया शायद होगा, एंड एनसीआर का मतलब हो गया नेशनल कैपिटल रीजन्स, जो है जो दिल्ली के और उसके आसपास की चीज़ें आती है। यहाँ पे हमारे साथ 2 सिटी में कामकाज करती नजर आती है कंपनी। अब आगे आज समझते हैं समझने की क्या है मार्केट की पोटेंशियल और मार्केट सोचती क्या है इसके बारे में। जहाँ पे देखा जाए लगातार एक चार्ट में लगातार इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे गिरी थी, लंबी गिरी थी, चढ़ी लंबी चली, अर्थात ये मामला क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या रियल एस्टेट में कुछ ऐसा इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा यहाँ पे 5-10% गिरती है। यदि यहाँ से आकलन करें तो 137 से खुला था और 117 पे आके बंद हुआ। अब कहते हैं कंपनी के बारे में देखा जाए तो 154 की प्राइस चल रही थी और देखा जाए तो 52 की हाई की तरफ ध्यान दे तो 164 और लो की साइड देखे तो 60 रुपये मान लेते हैं, अर्थात 60 रुपये से लेकर के 164 अर्थात 100 रुपये, 164, ठीक है, अर्थात 100 रुपये का क्या हुआ फर्क पड़ता है। 104 रुपये का एक गैप फुलफिल करता है बॉटम से लेकर हाई तक। उस लेवल पे स्टॉक की प्राइस कितना पे है 154, अर्थात ऊपरी सतह से गिरने के बाद थोड़ा सा गिरावट में देखने को मिला। ऊपरी सतह कहाँ था, ऊपरी सतह तो रिसेंटली था, इसी आसपास मार्केट गिरा और यहाँ गिरने के बाद आके खड़ा हुआ कहाँ पे इस लेवल पे। तो ऑब्वियसली नॉर्मली ये प्रोसेस होगा क्योंकि मार्केट में जब भी थोड़ा सा पुल बैक आता है तो प्रॉफिट बुकिंग तो होना ही होना है। अब ये एक मायने रखते हैं जो कहाँ तक होना है, कहाँ पे स्टेबिलिटी बनती है। तो दोस्तों क्या होता है ना, जब एक लेवल पे जाता है स्टॉक्स, उसके बाद यदि जब प्रेशर दिखती बने तो फिर वही मौका मिलता है प्रॉफिट बुकिंग करने के। आगे क्या थी कंपनी के बारे में, एक साल की चार्ट हम लेते हैं और एक साल की चार्ट में लगातार स्टॉक में ये देखने को मिला उनकी सपोर्टिंग लगातार क्या होती है चेंज नजर आती है। इसके बाद देखा जाए यहाँ तक आती है, फिर यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, इसके बाद अच्छी खासी बुलिश। और मुझे लगता है ऐसा रियल एस्टेट में यदि केवल यही कंपनी या अदर कंपनी भी परफॉर्मेंस करती नजर आती है तो हो सकता है इस पंचवर्षीय में सर जो गवर्नमेंट है वैसे भी गवर्नमेंट क्या करने वाली है रियल एस्टेट पे शायद कुछ फोकस कर सकती है। आगे कुछ समझते इस कंपनी के बारे में, जहाँ पे 3 महीने की ट्रेंडिंग हमने क्या समझी कि 52 की हाई पे चल रहा है तो पिकअप पे ही चल रही है स्टॉक्स, एवरेज की कोई बात ही नहीं है। कंपनी कि क्या कहती है चेंज इन कंपनी नेम। अब यहाँ पे एक नाम निकल के आते 20 तारीख को कंपनी ने अपडेट किया, जो अपनी नाम को चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं बाबा, तो निकल के ये आती है तो कंपनी का नाम क्या चेंज हो रहा है, जो कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट्स लिमिटेड थी वो इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट्स लिमिटेड हो गई, अर्थात नया नाम इसका क्या होगा इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट्स लिमिटेड। इसको याद रखना क्योंकि अब आपको यहाँ पे भी अपडेट मिल जाएगा, फिर आपको इसी नाम से सर्च करना पड़ेगा, फिर आपको शेयर भी इसी नाम से मिलती नजर आएगी क्योंकि नाम कंपनी का चेंज हो जाएगा। आगे कहते हैं कंपनी के बारे में कुछ अलॉटमेंट किया था 31/5 को और इसके बारे में हम कुछ करेंगे नहीं क्योंकि ये पुराना डेटा निकल के जून का कुछ अपडेट के बारे में बात करें तो कहती है लास्ट मई में एक अपडेट आई थी जो वहाँ पे अपडेट ऑफ द मर्जर ऑफ द NAM नेम इज रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड द एम्बेसी 1 कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बोथ एम्बेसी ग्रुप्स एंटिटी विद द इंडिया बुल्स रियल एस्टेट्स इंटरमीडिएट, जो कि इसमें मर्ज हो गया। और मर्जर की कहानी होता, फिर मर्जर की कहानी के बाद क्या होता है अलॉटमेंट, मतलब 2 कंपनी प्राइवेट कंपनी को उन्हें मर्ज कर दिया, अच्छी बात है, अर्थात कंपनी अच्छी पोजीशन में निकलती नजर आती है। अब आते हैं कुछ और अपडेट आया था मई के अंदर जहाँ पे अपडेट ऑफ इक्विजिशन की बात कर रही थी। इक्विजिशन की क्या बात थी, इक्विजिशन की बात कर रही थी कंपनी जो शायद किसी कंपनी को इक्विजिशन किया होगा, वही भी ना डेटा निकल के आ जाती है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आती है, कहती है द एम्बेसी रेजिडेंसी जो कि प्रपोजल है द हाई राइज रेजिडेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द स्पेस इन द 82.8.2 acres having the sale area of the 1.5
MSF इन द OMR चेन्नई तमिलनाडु। और इसमें क्या निकल के आती है, द परचेज ऑफ द AREZ कंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड बाय द कंपनी फ्रॉम एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड परसेंट। इसमें क्या किया कंपनी ने, एक कंपनी को इस कंपनी के थ्रू एक्वायर किया और इसका क्या था अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 120 करोड़ का ये निकल के आया। तो ऐसे बड़े आजकल कुछ बड़ी कंपनियों को लेती रहती है। ये एक प्रोसेस है खरीदने बेचने की, जहाँ पे लोग शेयर खरीदते हैं और कंपनियां अपनी बिजनेस को बढ़ाती रहती है। तो अलग अलग बिजनेस है, सबके अलग अलग बिजनेस है। कुछ बिजनेस है, कुछ इन्वेस्टमेंट का पार्ट्स होता है। कॉर्पोरेट एक्शन तरफ ध्यान दिया तो क्या निकल के आती, कंपनी का कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन फिलहाल देखने को नहीं मिली है, अर्थात यहाँ पे सर्विस डिक्लाइन करती नजर आती है। क्योंकि इसके बाद 14 के बाद 10 साल हो गया, 10 साल में कुछ भी नहीं किया कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन करता, अर्थात ना कोई डिविडेंड दिया, ना कोई बोनस दिया, ना कोई राइट इशू किया, ना स्पिन अप किया। अब आते हैं बात अगला बात क्या है, अगला बात ये है जो मार्च का इसका रिजल्ट आया और मार्च के रिजल्ट में एक अच्छी सी यहाँ पे रिवेन्यू बनती नजर आई, लेकिन नेट लॉस कितना 3573 करोड़, और जिसकी वजह से क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ये सब के सब धाराशाही होते नजर आई। और इसी के क्रम की बात करने वाले हैं जहाँ पे क्या परफॉर्मेंस लेवल को देखती, हम एक नज़र डालते हैं पिछले डेटा के ऊपर, इसमें स्टैंडअलोन डेटा हो या कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ देखें। इनकी एसेट्स काफ़ी है, यदि इसी एसेट्स को हम या कोई भी कंपनी केवल लीज करती तो भी अच्छा खासा पैसा होता, लेकिन यहाँ स्टैंड लोन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की जितनी एसेट्स बची थी उस कंपनी में क्या हुआ, लॉस का सामना करना पड़ा। अल्टीमेटली वहाँ पे खर्च इनकी बढ़ती गई। अब आगे आते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा एक हेडिंग लेते हैं, कहाँ पे, इसकी फंडामेंटली को क्वार्टरली डेटा को समझने के लिए एक बार डालते हैं क्वार्टरली डेटा पे। यहाँ तो 732 करोड़ से चेंज होकर क्या होता है, मार्च में केवल 21 करोड़, अर्थात गिरावट। प्रॉफिट इज द टोटल 302 करोड़ इज अ माइनस, और लगातार कंपनी इज द नेगेटिव साइड, अर्थात कंपनी डायरेक्टली लॉस मेकिंग चलती नजर आती है। ईयरली बेसिस डेटा इज 414 करोड़, जो कभी कितना करोड़ का आसपास हुआ था इसका रिवेन्यू, 5000 करोड़ तक का रिवेन्यू था, वो कितना पे आके अटकी है 414 करोड़। और प्रॉफिट इज नेगेटिव इज द 1038 करोड़। ये नेगेटिव आया कहाँ से, नेगेटिव की बात करें तो इनके पास एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हुआ 842 करोड़ के आसपास का, और इसके बाद अदर इनकम की साइड देखा जाए जो 842 करोड़ था, उसके बाद इसके पास क्या और ऐड हुआ, करीब करीब देखा जाए तो इसमें ऐड क्या हो रहा है, करीब करीब देखा जाए तो ये ऐड हो रहा है सर अदर इनकम साइड में। निगेटिव्स क्यों है, अदर इनकम का क्या क्या, अदर इनकम इज अ नेगेटिव, अर्थात क्या किया इसने, एक्सेप्शनल आइटम बुक किया और वो 629 करोड़ का बुक किया। और ये इसका बैकअप यदि मिलता तो बड़ा अच्छा होता, बैकअप तो मिलेगा नहीं शायद, इसका लेजर तो नहीं देता ना कंपनी। आखिर एक्सेप्शनल आइटम था क्या, मुझे लगता है लेजर भी देना चाहिए एक इन्वेस्टर के तौर पे, जो समझने के लिए आखिर इसमें एक्सेप्शनल आइटम क्या था जहाँ पे इस वजह से इतना सारा लॉस बुक किया गया। हिस्टोरिकल डेटा बेसिस में कुछ नहीं कहते, इसको सबके सब डिक्लाइन कर देते हैं सीधे के सीधे। यहाँ पे हम डिक्लाइन करते नजर आते हैं, यहाँ पे कुछ पढ़ने की बात बनती नहीं है, इसको छोड़ते हैं, केवल एक जगह पे लेते हैं स्टॉक प्राइस CAGR। यहाँ पे एक साल में 165% का जंप हुआ, और ये सब गिरावट वाला पोजिशन रही है। अब इसका क्या है, कुछ पैसा तो नहीं फंसा हुआ है, तो 56 दिन में पैसा कहते आता है, कुछ डेटर तो नहीं फंसा हुआ है, तो डेटर के लिए कहते हैं हमारे पास डेटर 63 करोड़ का ऑन लिया, डेटर भी नहीं फंसा है। इन्वेंट्री कहते हैं इन्वेंट्री भी मेरे पास कम है, पहले से काफ़ी कम हुआ है, कहाँ 4800 करोड़ का था, वह इन्वेंट्री हमारा क्या हुआ, कम हुआ, अर्थात इन्वेंट्री भी हटा है यहाँ से। तो क्या हुआ, इनका रिजर्व एंड सरप्लस में क्या हुआ, और फिक्स इनका एसेट्स क्या होती है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में अभी भी करीब 2600 करोड़ के आसपास का, जो कि लॉस सेटअप करने के बाद की बात है। फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा, इन्वेस्टमेंट में क्या है, इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं है, कुछ सब के सब निकल चुका है इन्वेस्टमेंट, केवल और केवल 158 करोड़ के आसपास बचा हुआ है।
जो कि अभी 12,000 करीब 5200 करोड़ 5500 करोड़ 6000 करोड़ तक पहुंचा था, वहाँ पे डिक्लाइन करती नजर आती है। अब इनकी लाइबिलिटी क्या है, जिसकी वजह से हमने करंट लाइबिलिटी को देखा था। अदर लाइबिलिटी क्या है इनके पास पड़ी है, सबसे ज़्यादा लाइबिलिटी पड़ी है ना, वो है अदर लाइबिलिटी नेम्स। इसकी कोई लेजर नहीं आती, 2300 करोड़ का है फंसा। इसके बाद कुछ और चीज़ें, तो कुछ और चीज़ों तो डेबिट पेबल की बात करें तो थोड़ा सा पार्ट्स है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया, आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, इन्वेस्टमेंट की पार्ट की तरफ जाकर देखें तो इन्वेस्टर पार्ट क्या कहती थी इसके बारे में, जहाँ पे जो कंपनी, हम इसका लेजर देखेंगे जो क्या हुआ बेसिकली, कब से कंपनी कहाँ पे शिफ्ट करती है। अभी के टाइम में देखा जाए तो सबके सब कहाँ पे है, पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग पड़ी हुई है। उस पब्लिक में सबसे बड़े बिग बुल कौन है, वो बिग बुल की बात चर्चा करें तो निकल के आती है शेयर होल्डिंग पैटर्न। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के साइड की हम एक ईयरली डेटा को कंपेयर करके देखें तो प्रमोटर यहाँ पे कौन निकल के आता था। प्रमोटर इनके पास 50% जो प्रमोटर था उसमें से जस्टा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का भी था 10%, और 8% की होल्डिंग्स में थे। इंडिया बुल रियल एस्टेट, IBL स्कीम्स ट्रस्ट। इसके बाद कुछ बड़ी नाम्स की बात करूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10%, 9%, 8% के आसपास की SG, देव बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, कृतिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, कुछ बड़ी बड़ी नाम्स निकल के आती है प्रमोटर में जो कभी था। प्रमोटर ने क्या किया, लगातार अपनी पोजीशन को बिकवाली की तरफ दिया और 2021 तक में अपनी पोजीशन को सेटअप कर लिया कहाँ पे, पब्लिक के पास। और ये कहाँ गया बेसिकली, ये गया कहाँ, तो इसमें क्या हुआ, सबसे ज़्यादा पोजीशन आज के टाइम में देखने को मिलती है, एक तो पब्लिक के पास और दूसरा DI के पास, सॉरी जिसके पास FI के पास। और इन दोनों का FI और DI का क्या है उसको समझने का प्रयास करें। आज के टाइम में FI के पास 27% की होल्डिंग है, जो कि इस लास्ट क्वार्टर में भी इंक्रीज हुआ है, मई में आके इंक्रीज किया है। और मई में इनका अभी लेटेस्ट अपडेट निकल के आया था, जो कि अलॉटमेंट किया था उन्होंने, जो हम अभी यहाँ पे देख रहे थे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर की बात कर रहे थे ना, अलॉटमेंट कहाँ पे, मई में इसको अलॉटमेंट किया था, उसकी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई टॉपिक गुजरता है तभी समझना चाहिए। तो कहती है इनके पास क्या था, जो कंपनी ने क्या किया था, अलॉटमेंट ऑफ द 19 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी परसुएंट टू द कन्वर्जन ऑफ वारंट। वारंट के बदले कन्वर्ट कर दिया 19 करोड़ शेयर का, सर 19 लाख शेयर है ना शायद, यस 19 लाख शेयर का, सॉरी 19 लाख शेयर को क्या किया उन्होंने, कन्वर्ट कर दिया। यही 19 लाख शेयर कन्वर्ट करने के बाद क्या पोजीशन फंसती है, वो चली गई FI के पास। अब यहाँ पे FI की बात चर्चा करें DI की तरफ, तो DI यहाँ पे केवल 3% की बची हुई है। इन्होंने रिसेंटली पोजीशन को इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे क्वांटम म्यूचुअल फंड एक आ, बड़ी DI है। इसके बाद पब्लिक के पास जो पोजीशन है, पब्लिक वाले में पोजीशन सबसे बड़ी पोजीशन एम्बेसी रियल्टी वेंचर्स के पास है 10% के आसपास। उसके बाद एक निकल के आती है पूना बाला फाइनेंस फिनकॉर्प के पास 1% के आसपास पोजीशन लेके बैठे हैं। और ये भी लगता है ढेर सारे कंपनी में अपनी पोजीशन लेके बैठे होंगे, यहाँ पे केवल नहीं किसी का डेटा नहीं आता पूना वाला फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ग्रुप्स का हो सकता है। एक आती है महिमा स्टॉक्स लिमिटेड, इनके पास फिलहाल पोजीशन नहीं, मतलब अर्थात सीधा सीधा देखा जाए, मैं इसको क्या करूँ, 10% और 12% माइनस कर दूँ तो 70% में से 12% माइनस करने के बाद कितना बचता है, 58% जो होल्डिंग है ना, वो केवल केवल कहाँ पे कामकाज करती है, रिटेल में कामकाज करती नजर आती है। और उसका भी डेटा बैकअप हम देखें, एक नज़र डाल के देखें तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाएगी पब्लिक होल्डिंग 99% में क्या है। इसमें इंस्टीट्यूशंस के पास 32% और नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास कितना है, 67%। नॉन इंस्टीट्यूशन में क्या है, जिसमें बॉडी कॉर्पोरेट के पास देखा जाए तो करीब 18% के आसपास। इंडिविजुअल शेयर होल्डर सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, और इनके पास जो होल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा 2 लाख से, जिनके पास पोजीशन कम है, जिनकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम है, उनकी पोजीशन है करीब कितना 33%। और जो 2 लाख से ज़्यादा है इंडिविजुअल, उनकी पोजीशन कितनी थी, करीब करीब 10% से ज़्यादा। अर्थात इंडिविजुअल की बात करें जहाँ पे ओवरऑल कितना परसेंट मिलता है, 44% के आसपास की पोजीशन यहाँ पे बनती नजर आती है। अब आते हैं आगे, आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, कुछ और अपडेट की तरफ देखा जाए
तो इसमें कुछ और अपडेट में एज ऑन डेट परफॉर्मेंस की तरफ एक नज़र डालें तो स्टॉक की क्या रिएक्शन निकल के आती है आज तक में। तो एज ऑन डेट स्टॉक की जिनके पोर्टफोलियो में आज तक है, अपने चार्ट बेसिस में समझ सकते हैं कि कई बार हो सकता है मार्केट जब हम कंपेयर करें तो इस प्राइस से लेकर करें, कभी बार इस प्राइस से करें, कई बार ऊपरी प्राइस से करें, तो जब मार्केट बुल और बियर की हिसाब से इफेक्टेड करता है। तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें इसको, देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट की एक नज़र डालते हैं, इनका रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या निकल के आता है, क्योंकि इसका आकलन क्या है, करीब करीब 60 डिग्री के ग्राफ से हिसाब से चलता है। तो मैं भी क्या करता हूँ, यहाँ से 60 डिग्री के ग्राफ से लेता हूँ और नियरली मैं एक सपोर्टिंग जोन ले बनाता हूँ, और इस सपोर्टिंग जोन में देखेंगे तो क्या निकल के आती है। हम इसी आंकलन से लेता हूँ, इस आंकलन से हमने नीचे लिया था। इसके बेसिस पे लगता है स्टॉक की परफॉर्मेंस कहाँ तक जाएगी। फिलहाल फिलहाल प्राइस करी 154 के आसपास, और इस परफॉर्मेंस में जाएगी नहीं, इस रेजिस्टेंस के हिसाब से जाना चाहिए कि यहाँ पे इसको फिलहाल जाना चाहिए 170 तक की प्राइस। इससे नीचे भी सपोर्ट लेवल है, उसको कोई बात नहीं बनता, क्योंकि उसमें अभी तक जाने की बात बननी बात लगती नहीं है, क्योंकि उससे नीचे जो जाना उम्मीद नहीं लगता, क्योंकि अभी ये जैसे 52 के हाई को तोड़ा है, तो यदि इसी ग्राफ के हिसाब से चलता रहे तो उसी हिसाब से वहां तक पहुंचने की तैयारी चल रही है स्टॉक। एज ऑन डेट 10 साल में 65%, 5 साल में 32%, 3 साल में 32%, 2 साल में 136 और 1 साल में 161। मैं आके यहाँ पे रुकता हूँ, स्टॉप। स्टॉप का मतलब है 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट और 161% का जंप, अर्थात 100, आपकी 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट को आपको मिलता है कितना, 261 रुपये। और वहीं पे एफडी और किसी अदर फंड में 10 से 20%, हायर लेता हूं मैं 20%। अब 20% से कितना होता है, 120 रुपये। आकलन करके देखिए रिस्क फैक्टर कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, क्योंकि जो एसआईपी है या म्यूचुअल फंड है वो भी क्या कहती है, सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। तो जब मार्केट रिस्क है तो यहाँ पे तो मार्केट रिस्क ही है, जब मार्केट रिस्क है तो हम यहाँ भी तो कर सकते हैं चीज़ों को। और एक लंबे पीरियड के लिए जब सोच के अच्छे एसेट्स को लेते हैं, उनकी वैल्यूएशन तो हमेशा इनक्रेडिबल ही लगती है। इसकी पीयर्स कंपनी में देखा जाए तो लोधा है। तो हम चर्चा करेंगे आगे चल करके, कंपेयर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनकी लोधा तो है लेकिन लोधा से कंपेयर नहीं किया जा सकता इसको, क्योंकि इसकी सेल्स 40 करोड़ के आसपास, उसको कंपेयर करने के लिए लगता है एक इससे CSD डी लिमिटेड से किया जा सकता है और इससे किया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। तब तक के लिए आप कर सकते हैं सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट, और बने रहिए इस चैनल के साथ, जहां पे हम बातें करते हैं बिजनेस और फाइनेंस से बिजनेस, स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस विदाउट कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस, कंप्लीटली लर्निंग पर्पस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।